प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में निर्मला उपन्यास के 20वें परिच्छेद पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो इस प्रकार से है। निर्मला चिंतित अवस्था में रहने के कारण उसको रात में नींद नहीं आती है। निर्मला चारपाई पर पड़ी करवटें बदल रही, कितना चाहती थी किंतु चाहती कि नींद आ जाए, पर नींद ने आने की कसम खा ली। चिराग बुझा दिया, खिड़की के दरवाजे खोल दिए, टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रख आई, पर नींद का नाम न था। जितनी बातें सोचती थी सब सोच चुकी, चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें न झपकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2 ही 4 पृष्ठ पढ़े होंगे कि झपकी आ गई। किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर थर कांप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखते हैं, निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने सामने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूक रखा हुआ था। जियाराम दबे पांव गया, धीरे से संदूक उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गई, चौंक कर उठी। द्वार पर आकर देखा, कलेजा धक धक से हो गया। क्या? उसने सोचा, क्या वह जियाराम है और मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो रहा है? तरह तरह की बातें सोचने लगती है। शायद दीदी जी के कमरे में आया हो। यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? लेकिन उसकी नीयत क्या है? प्रश्न उठती है निर्मला के मन में, और उसका दिल कांप उठा। के बाद मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी। उसने सोचा, चलकर उन्हें जगाऊं, पर जगाने की हिम्मत न पड़ी। सकी आदमी है, न जाने क्या कह बैठेगा, क्या करने पर तैयार हो जाए। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय करने पर भी उसे नींद नहीं आई। सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई तो वह
उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो भृंगी भृंगी आती थी, आज यह क्यों आ रही है? निर्मला की ओर ताकने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात में तुम हमारे कमरे में गए थे? उसके बाद जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं भला रात में क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात का पूरा विश्वास हो गया हो। मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो न देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आया हो। इसका पता कैसे चले कौन था, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने के लिए जियाराम अपने निरपराध सिद्ध करने के लिए चेष्टा करने लगे। रात में मैं थिएटर देखने गया था। वहां से लौटा तो एक मित्र ने अपने घर लेकर चला गया। थोड़ी देर हुई, लौटा हूँ, मेरे साथ और कोई मित्र नहीं थे। जिसे जी चाहे पूछ ले। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ, ऐसा न हो कोई चीज़ गायब हो गई तो मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी। बाबूजी को आप जानती है, मुझे मारने को दौड़ेगी। इस पर निर्मला कहती है, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज की जाती है, अपनी चीज की चोरी नहीं करता। अर्थात अपने चीज की कोई चोरी नहीं करता। अभी तक निर्मला का निगाह अपने दुके पर न पड़ी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो सुधा ने अर्थात सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। रात वाली घटना पर विचार विमर्श करना था। भृंगी से कहा, कमरे से गहने का बक्सा उठा ला। भृंगी ने लौट कर आया, कहा वहाँ तो संदूक नहीं है, कहाँ रखा था? निर्मला ने चीट कर कहा, एक बार में तो तेरा काम भी कभी नहीं होता, वहाँ छोड़कर और जाएगा कहाँ? अलमारी में देखा था। भृंगी, नहीं बहूजी, अलमारी में तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, जा देख, जल्दी आ। क्षण भर में भृंगी फिर खाली लौट आई। अलमारी में तो नहीं है, अब जहां बताओ वहां देखूं। निर्मला झुझलाकर कहती उठ खड़ी हुई, तुझे ईश्वर ने आंखें न जाने किस लिए दी। देख मेरे कमरे से, मैं अपने कमरे से लाती हूं कि नहीं। भृंगी भी पीछे पीछे कमरे में चली गई।
निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोली, चारपाई के नीचे झांककर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोलकर देखा, बक्सा का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा कहाँ गया। सहसा रात वाली घटना, बिजली की बात उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा चढ़ गया और अब उसको ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी, कहीं पता नहीं। जहां नहीं खोजना चाहिए था वहां भी खोजा। इतना बड़ा संदूक बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता, पर बिछावन भी खोलकर देखा। क्षण भर मुख की क्रांति मलिन होती जाती थी, प्राण नाहों में समा जाते थे। अंत को निराश होकर उसने छाती पर एक घूसा मारा और रोने लगी। आज यहीं तक चर्चा कर रहा हूँ, इसके आगे फिर कल चर्चा करूँगा। धन्यवाद।